दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने बीजेपी को घेरने की नई रणनीति बनाई है। यह किसान नेता राकेश टिकैत ने एक अभियान को शुरू करते हुए बीजेपी और आरएसएस से 10 सवाल पूछे हैं। यह राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि बीजेपी नेता जब गांव में आए तो उनसे ये 10 सवाल पूछें। राकेश टिकैत का यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2022 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। यह लिहाजा राकेश टिकैत समेत किसान नेताओं की रणनीति है कि बीजेपी को पश्चिमी यूपी में घेरा जाए। अगर किसानों का मुद्दा चुनाव में हावी रहा तो फिर सत्ताधारी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। जी हां, आपको बता दूं कि दिल्ली के सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता धरने पर बैठे हैं। पिछले साल नवंबर महीने से शुरू हुआ यह धरना अब तक जारी है। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। यह सरकार से कई दौर की बातचीत भी हुई लेकिन सभी विफल रही। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राकेश टिकैत का यह अभियान कितना सफल हो पाता है। तो चलिए अब राकेश टिकैत के उन 10 सवालों के बारे में बात करते हैं जो आम जनता को जनप्रतिनिधि से सवाल करने को कहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राकेश टिकैत ने कहा है कि 6 माह से दिल्ली के चारों ओर अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के लिए आप और आपके जनप्रतिनिधि उनकी आवाज क्यों नहीं बने। दूसरा सवाल यह है कि आम जनता ने दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऑक्सीजन बैंक खोले, दवाइयां बंटवाई, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया, ऐसे वक्त कहां थे आप। नंबर तीसरा, कोरोना काल में कॉर्पोरेट की तर्ज पर किसानों के ऋण माफ क्यों नहीं हुए, किसानों को आर्थिक पैकेज क्यों नहीं दिया गया, सब्सिडी कंपनियों के बजाय सीधे किसानों को क्यों नहीं दी गई। नंबर 4, किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के वादे का क्या हुआ, कृषि आयोग का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ। नंबर 5, गन्ना किसानों का वायदे के मुताबिक 14 दिनों में भुगतान क्यों नहीं किया गया अथवा उसके बाद ब्याज क्यों नहीं मिला। 4 साल में यूपी में गन्ने पर एक भी रुपया क्यों नहीं बढ़ाया गया। नंबर 6, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों को कृषि उपज का दाम क्यों नहीं मिला। C2+50 फॉर्मूले पर अमल क्यों नहीं किया गया। नंबर 7, कृषि न्यायालय की स्थापना क्यों नहीं हुई, किसान आत्महत्याओं पर श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं हुआ। अगला सवाल, मनरेगा में 200 दिनों का रोजगार देने का वायदा का क्या हुआ, प्रत्येक गांव में स्कूल और अस्पताल के वायदे का क्या हुआ। अगला सवाल राकेश टिकैत ने पूछा है कि किसानों के लिए बिजली का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, इससे किसान ही नहीं 2 पशु रखने वाले मजदूर तक की जीविका खतरे में पड़ेगी। उसके बाद अगला सवाल फिर दागा है कि कोरोना काल में अनाथ हुए किसानों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था के लिए क्या किया। अब अंत में अंतिम सवाल यह है कि कोरोना के शिकार किसान परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए क्या किया गया। दोस्तों 1 जून 2021 से पूरे देश में बिना ISI मानक हेलमेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जी हां, और इस तरीके के हेलमेट बेचने एवं खरीदने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यापार जगत और गैर सरकारी संगठनों ने 1 जून 2021 से 2 पहिया वाहन चालकों और सवारों के लिए ISI मानक वाले हेलमेट अनिवार्य करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। यह 2 व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नया नियम समय की मांग है। इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% तक का अनुमान होता है और यह कदम निश्चित रूप से इन नुकसानों को कम करने में काफी मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर 2020 को जारी अधिसूचना 2 पहिया मोटर वाहन सवारों के लिए हेलमेट गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 में किया गया है कि सभी 2 पहिया वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले हेलमेट BIS द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और 1 जून 2021 से उन पर भारतीय मानक ISI का चिन्ह अनिवार्य होगा। दोस्तों दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी देने से न केवल युवाओं को बल्कि बच्चों के वैक्सीनेशन में भी मदद मिलेगी। जी हां, बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया था कि देश में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत में मंजूरी दी जा सकती है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने में भारत उस नजरिया का इस्तेमाल करेगा जिसे अमेरिका और अन्य देश ने अपनाया है। ये देश उन दोनों वैक्सीन को लगा रहे हैं। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में फाइजर को ब्रीदिंग ट्रायल से छूट देने पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यह न केवल अडल्ट्स बल्कि बच्चों के वैक्सीनेशन में भी देश की मदद करेगा।
दोस्तों देश में कोरोना के चलते काम धंधे से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक का नुकसान हुआ है। यह वो बात अलग है कि इसकी चिंता हम बड़ों को हो सकती है। बच्चे तो अब भी स्कूल न जाने को लेकर खुश हैं। यह ऐसा ही दो बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है कि हर कोई इसे शेयर कर रहा है। यह वीडियो में छोटे छोटे बच्चे सीधे पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि आप चिंता ना कीजिए, स्कूल ना भी खुले तो हम बलिदान देने को तैयार हैं। बेहद क्यूट दिख रहे इन बच्चों की उम्र महज 4 से 7 साल तक होगी। 15 सेकंड के इस वीडियो में अपनी बातों से ये आपका दिल जीत लेंगे। जो भी इन्हें एक बार देख रहा है वह शेयर किए बिना नहीं रह पा रहा है। यह तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहे हैं कि दोनों बच्चों ने काले और पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है। वीडियो शुरू होता है तो काली टी शर्ट पहने हुए बच्चा का कहना है कि अगर कोरोना से लड़ने के लिए हमारी पढ़ाई कुर्बान करनी पड़ जाए तो मोदी जी हम तैयार हैं। इसके बाद वीडियो में एंट्री होती है पीली शर्ट वाले रॉक स्टार की। यह तोतली भाषा में यह बच्चा जबरदस्त एक्सप्रेस के साथ बोलता है कि अगर 7 साल भी स्कूल बंद करना पड़े तो यह बलिदान हम देंगे। यह दोनों बच्चे के एक्सप्रेशन और उनके बोलने का अंदाज लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है। खास तौर पर पीली टी शर्ट वाले छोटे बच्चे की एक्टिंग दिल जीत रही है। जी आप आगे भी इस वीडियो को देखिए। अगर कोरोना से लड़ने के लिए हमारी पढ़ाई कुर्बान करनी पड़ जाए तो मोदी जी हम तैयार हैं। अगर 7 साल भी स्कूल बंद करना पड़े तो ये बलिदान हम देंगे। दोस्तों ये दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। समय समय पर इनके बारे में खुलासे होते रहते हैं। हालांकि कई चीजों की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। एक बल्ब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसकी सच्चाई जानकर लोग हैरान हैं। जी लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि बल्ब की ऐसी क्या सच्चाई है जिसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। तो हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण बल्ब नहीं है बल्कि ऐतिहासिक बल्ब है जो पिछले 120 साल से लगातार चल रहा है, यह जल रहा है। तो आइए इस बल्ब के बारे में कुछ अहम बातें जानते हैं। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में लिवरमोर शहर में एक बल्ब पिछले 120 साल से लगातार जल रहा है। इस बल्ब के नाम कई रिकॉर्ड हैं। बताया जाता है कि इस बल्ब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि यह दुनिया का सबसे पुराना बल्ब है जो अब तक जल रहा है। यह रिपोर्ट के अनुसार यह बल्ब फायर ब्रिगेड विभाग के एक गैरेज में लगा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिरकार यह बल्ब पिछले 120 सालों से कैसे जल रहा है। यह दरअसल आमतौर पर एक बल्ब 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाता है क्योंकि एक फिलामेंट की लाइफ इतनी ही होती है। लिहाजा इस बल्ब को लेकर इंजीनियर्स भी हैरान हैं। आपको बता दें कि इस बल्ब को साल 1901 में पहली बार जलाया गया था। जहां उस वक्त यह बल्ब 60 वाट का था, लेकिन समय के साथ इसका आउटपुट कम होता गया। साल 2021 में इस बल्ब की रोशनी महज 4 वाट के बराबर रह गई। रिपोर्ट के अनुसार इस बल्ब को सेल्बी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी ने 1890 के आसपास बनाया था। आज भी यह बल्ब चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों बिहार का युवा रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनेगा। एनडीए सरकार हर जिला में करीब 200 युवा उद्यमी तैयार करेगी। ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि युवा उद्यमी योजना के तहत सरकार ने 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा सहित महिला और सभी वर्गों के युवा इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरलता और विस्तार पूर्वक चर्चा किया और फिर कहा है कि पूरे पारदर्शिता के साथ लॉकडाउन के बाद शुरू किया जाएगा। जी हां, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने युवाओं से कहा है कि बीते 8 महीने में बिहार को 200 इंडस्ट्रीज ने 6199 करोड़ का निवेश हुआ है। इसमें 48 इंडस्ट्रीज को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराते हुए धरातल पर कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हर प्रमंडल मुख्यालय पर खादी मॉल और हस्तकला जल्द खोले जाने एवं अनाज एथेनॉल बनाने का उद्योग लगाने वाला बिहार पहला राज्य बनेगा। दोस्तों नीति आयोग की ओर से देश और राज्य का विकास रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बिहार का स्थान नीचे है। इस पर सरकार को चिंता करने की जरूरत है। नाथनगर से राजद विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने रिपोर्ट को लेकर सरकार पर हमला किया है। हमला बोलते हुए विधायक ने कहा है कि सुशासन का सरकार सिर्फ नाम की ही रह गई है। सरकार की एक भी योजना पूरी तरीके से धरातल पर नहीं दिख रही है। हर घर नल जल पहुंचने का दावा किया गया था, वह भी खोखला साबित हो रहा है। ग्रामीण
और पंचायतों में शौचालय निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और कागज पर सरकार के नुमाइंदों ने ODF घोषित कर दिया है। दोस्तों, रुपयों के लालच में अस्पताल वालों की मनमानी थम नहीं रही है। यह कोरोना जैसे आपदा को अवसर बनाकर कुछ प्राइवेट अस्पताल मरीजों से लूट खसोट कर रहे हैं। हद तो यह है कि नेगेटिव मरीज की दूसरी बीमारी से तबीयत खराब हो जाने के बाद उसे कोरोना पॉजिटिव बताकर भर्ती किया गया और 4 दिनों में 2 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया। यह कुछ निजी अस्पतालों को जनरल और CCU बेड पर भर्ती मरीजों से ICU का चार्ज वसूल रहे हैं। यह सुपौल जिले के छतपुर निवासी 55 साल के मदन शाह को 16 अप्रैल को पूर्णिया जिला के अल्पना न्यूरो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। यह 20 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। यह उनके दामाद अजय प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि सदर अस्पताल में जब कोरोना की जांच कराई गई तो नेगेटिव पाया गया, लेकिन न्यूरो हॉस्पिटल ने खुद के लैब से जांच कराई और कोरोना पॉजिटिव बताकर उन्हें भर्ती कर लिया। यह 4 दिनों में उनकी जान चली गई और डॉक्टरों ने 2 लाख रुपए का बिल थमा दिया। यह 15-15 हजार के 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन अलग से दलाल के माध्यम से लिए गए हैं। यह मरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। अजय की माने तो उन्हें गूगल पे के माध्यम से 1,60,000 रुपए जमा किए, लेकिन अस्पताल का कहना है कि जब तक 40,000 रुपए नहीं मिलेंगे तब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। यह है बिहार के अस्पतालों का हाल। मरीजों के खून चूस कर ही दम मानेंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने आपत्ति जाहिर की। इसके बाद ट्विटर ने तुरंत उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को वापस ब्लू टिक दे दिया और ऐसा करने के पीछे का कारण अपनी पॉलिसी बताई। यह ट्विटर ने कहा है कि हमारे वेरिफिकेशन पॉलिसी के अनुसार यदि अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो ब्लू वेरिफिकेशन बेस को हटाया जा सकता है। यह अकाउंट के एक्टिव होने की जांच उसके पिछले 6 महीने के आंकड़े से लिया जाता है कि यूजर्स ने अपने हैंडल का इस अवधि में इस्तेमाल किया है या नहीं। एक यूजर का कहना है कि 23 जुलाई 2020 के बाद उपराष्ट्रपति ने कोई ट्वीट नहीं किया। दोस्तों, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तकरार पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में है। अब कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर दोनों आमने सामने हैं। दरअसल इन दोनों देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद लोगों को एक सर्टिफिकेट दी जाती है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है। हालांकि बंगाल में अब इस सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाकर ममता बनर्जी की तस्वीर लगा दी गई है। बीजेपी ने इस पर एतराज जताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ये प्रोजेक्ट करना चाहती है कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री ले सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले तृणमूल कांग्रेस ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, टीएमसी ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी। पार्टी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बाद अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा लिया है। आपको बता दें कि ट्विटर केंद्र सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लागू नहीं करने को लेकर पिछले कई दिनों से देश में घमासान मचा हुआ है। यह ट्विटर ने आज सुबह वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल के ब्लू टिक को हटा दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विवाद बढ़ने की वजह से थोड़ी देर बाद ट्विटर ने नायडू के अकाउंट का ब्लू टिक रीस्टोर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई महीनों से नायडू का अकाउंट एक्टिव नहीं होने की वजह से अनवेरिफाइड कर दिया गया था। दोस्तों, अमेरिकी संसद में दंगे भड़काने के आरोप में फेसबुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ी कार्रवाई की है। यह फेसबुक ने ट्रंप के अकाउंट को कम से कम 2023 तक सस्पेंड कर दिया है। यह आपको बता दूं कि 6 जनवरी 2021 को फेसबुक ने यूएस कैपिटल की घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड करने का फैसला किया था। उनके शासनकाल में फेसबुक की तरफ से लिया गया यह सबसे कठोर फैसला था। कुछ सप्ताह बाद कंपनी ने इस फैसले को ओवरसाइड बोर्ड को ट्रांसफर किया था। कंपनी ने कहा था कि ट्रंप द्वारा दंगाई को वी लव यू आर वेरी स्पेशल कहना, उन्हें सच्चा देशभक्त कहना और फिर इस दिन को इतिहास में याद रखने का जिक्र करना फेसबुक के नियमों के बिल्कुल भी खिलाफ है।
दोस्तों तेल के रेट बिल्कुल सामान्य होने में दिसंबर तक का समय लग सकता है, लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि रेट कम होना शुरू हो गए हैं। यह पिछले कुछ दिनों में सरसों तेल की कीमत थोक बाजार में 10 से 15 रुपए की कमी हुई है। यह सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोया और पाम ऑयल के रेट बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ी है, लेकिन अब रेट गिरना शुरू हो चुके हैं। यह ऑयल का उत्पादन देश में केवल 40% ही होता है, यह 60% आयात किया जाता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव सुधांशु पांडे के अनुसार तेल की कीमतों में इजाफा होने का कारण इंटरनेशनल मार्केट में पाम और सोया ऑयल महंगा होना है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरसों समेत अन्य तेल की कीमतें भी खुदरा में नीचे गिरना शुरू हो जाएगी या फिर हो चुकी है, लेकिन कीमत बिल्कुल भी सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिसंबर तक कीमतें बिल्कुल भी सामान्य हो जाएंगी। जी हां, देश में ऑयल सीड्स का प्रमुख रूप से आयात मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और अमेरिका से होता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।